हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी, क्या हाल चाल है? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली सुबह 9:30 बजे हम लोग रेलवे एनटीपीसी CPT 2 के लिए जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। तो 2 क्लास अपनी हो चुकी है, ये है अपनी 3rd क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग मेरे साइंस के फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हो, जहां पर डिटेल में मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, जो आप लोग का रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी CPT दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपली आप लोगों को 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी 4000 का है। जैसे कोड यूज करेंगे NJ20, ये आप लोगों को 3600 रुपए का पड़ जाएगा। इसमें सारे कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लास नंबर 3, और 4 तारीख से SSC और रेलवे कैटेगरी मर्ज हो रही है। इसका मतलब आप लोगों को सब्सक्रिप्शन में दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे, SSC और रेलवे के। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कितनी धातु होती है? देखिए दोस्तों, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। इसमें ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो? पीरियड यानी आवर्त, है ना। कौन से आवर्त की बात हो रही है? दूसरे आवर्त की बात हो रही है। पहले आवर्त में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है। दूसरे में क्या क्या होता है? इधर होता है आप लोगों का लिथियम, इधर होता है बेरिलियम, इधर होता है बोरोन, इधर कार्बन, इधर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर फ्लोरीन, इधर नियोन। समझ गए बात को? देखो अब सिंपल सी बात समझो, इसमें मेटल कौन कौन है? लिथियम एक मेटल है, बेरिलियम एक मेटल है, बोरोन एक मेटल है, कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, नियोन नॉन मेटल। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। एक तो आई एम रियली सॉरी, बोरोन आप लोगों का मेटल हो जाएगा। रियली सॉरी, लिथियम बेरिलियम। तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है ना। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक की आप लोगों के क्या हो जाएंगे? मेटलॉइड हो जाएंगे। तो 2 आप लोगों के देख पा रहे हो, लिथियम और बेरिलियम। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग बताएंगे। पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है, देखिए दोस्तों, जो सीमेंट होती है ना, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन सीमेंट होती है वो होती है आप लोगों की पोर्टलैंड सीमेंट। आप लोगों को बोला जा रहा है इसके प्रमुख संगठनों में शामिल क्या है, मतलब इसमें कौन कौन सी चीज ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, कोई सी भी सीमेंट हो, इसमें आप लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको आप लोग सिलिका भी बोलते हैं, आप लोगों को Al2O3, जिसको आप लोग एल्यूमिनियम बोलते हैं, ये 3 सबसे ज्यादा मात्रा में पाए आप लोगों के जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड को आप लोग लाइम भी बोल सकते हो, तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिनिया। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम पाया जाता है, लगभग 58%। ठीक है, बात करें दोस्तों सिलिका की, ये लगभग 21% पाया जाता है, और बात करें एल्यूमिनिया की लगभग 6%। तो ये तीनों की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। बताइए, आप लोगों से बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? दोस्तों, ऐसे जितने भी एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको आप लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी। और जो कशेरुकी होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स, इनको आप लोग आगे 5 क्लास यानी 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं? एक तो होता है पाइसेज क्लास, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो मत्स्य वर्ग, इसमें जितनी भी मछलियां होती है वो आती है। एक होती है रेप्टाइल क्लास, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो सरीसृप वर्ग, जो रेंग रेंग के चलते हैं, जैसे आप लोगों की छिपकली हो गई। ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, यानी आप लोगों का मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सारे इसमें आते हैं। रेप्टाइल के बाद में होते हैं आप लोगों के एम्फीबियन क्लास, उभयचर वर्ग, जिसमें आप लोगों के ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि पानी में भी रह ले और आप लोगों के लैंड पे भी रह ले, जैसे आप लोगों का मेंढक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मैमल्स, स्तनधारी आप लोग किसको बोलते हो? जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, जिनके बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं। और एक जो लास्ट क्लास है वो हो जाएगी एविज क्लास, जिसको आप लोग हिंदी में पक्षी वर्ग भी बोलते हो। ठीक है, तो देखिए जो आप लोगों का ये स्नेक है, ये एक रेप्टाइल है ना, यानी रेप्टाइल क्लास में आएगा। क्रोकोडाइल मैंने आप लोगों को बताया, ये एक रेप्टाइल है। कछुआ एक रेप्टाइल है। दोस्तों, टॉड क्या होता है? एक प्रकार का
ये फ्रॉग ही होता है, मेंढक ही होता है। तो अगर ये एक प्रकार का फ्रॉग है तो ये कौन से क्लास में आएगा, एम्फीबियन क्लास में आएगा। तो ये आप लोगों का एक रेप्टाइल नहीं है, ये एक एम्फीबियन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आंसर आप लोग बताए। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है जो नेफोस्कोप होता है ना, नेफोस्कोप, तो नेफोस्कोप से आप लोग किस चीज का मेजरमेंट करते हो, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। वर्षा की मात्रा, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी वर्षा हुई है, इसको मेजर करते हो। ये बादलों की, दोस्तों बादल आपको पता है मूवमेंट करते हैं, तो किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है, ये आप लोग करते हो। या फिर ओशियन सॉलिनिटी है ना, समुद्र के जल में लवणता की मात्रा, क्या चीज करी जाती है, तो नेफोस्कोप से करी जाती है बादलों की दिशा एवं गति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं वर्षा की मात्रा मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम है रेन गेज। क्या नाम है? रेन गेज। दोस्तों इस रेन गेज का दूसरा नाम भी आप लोग बता सकते हो क्या, बताइए। मैंने आप लोगों को जब 1 बजे वाली क्लास होती थी लेट्स क्रैक साइंस वाली, उसमें बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये जो रेन गेज होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, ओडोमीटर होता है। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो रेन गेज होता है ऑल्सो नॉन एज ओडोमीटर, उसको ओडोमीटर भी आप लोग बोल सकते हो, प्लूविया मेटियर भी बोल सकते हो, प्लूवियोमीटर भी बोल सकते हो, ओम्ब्रोमीटर भी बोल सकते हो। लेकिन जनरली आप लोगों से ये 2 नाम पूछे जाते हैं ना, आप लोग इन 2 नाम का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आंसर बताइए। ओडोमीटर नहीं होगा, यूडोमीटर होगा। ओडोमीटर तो आप लोग ने कितनी दूरी तय करी है, आपकी गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उसको मेजर करता है ओडोमीटर, तो ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलिए हम लोग समझते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन आप लोग किसको बोलते हो? 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को आप लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हो। देखिए दोस्तों जो बोरोन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, आप लोग जानते हो। तो अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 है। तो इसमें से पहली कक्षा में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। बचे 3 वो अगली कक्षा में चले जाएंगे। तो इसके 22वें कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। कैल्शियम तो आप लोग जानते ही हो, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2। इसमें तो वह संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। आप लोग कैल्शियम कैसे आंसर दे रहे हो? चलो इन दोनों का समझ में आता है कि सर इसको मुझे निकालना नहीं आता, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, बट कैल्शियम का तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रटा हुआ होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और मैं एक चीज और बताऊं, है ना, जैसे इधर देखो, इधर ये आप लोगों की पीरियोडिक टेबल है। ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इसको क्या बोलते हो? ग्रुप बोलते हो। टोटल कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं दोस्तों। 13वां जो ग्रुप होता है ना, 13वां वर्ग, इसमें कौन कौन आता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, याद है ना आपको? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो 13वें वर्ग में जितने भी आप लोगों के तत्व आते हैं इनके सभी के 22वें कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो बोरोन हो, चाहे वो आप लोगों का एल्यूमिनियम हो, चाहे वो आप लोगों का गैलियम हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, मतलब एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है। क्योंकि आपको पता है आपका जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, यानी एक बार संकुचन और एक बार जो फैलाव होता है ना, एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार जो रिलैक्सेशन होता है, इसी को आप लोग एक हार्ट बीट बोलते हो। और एक हार्ट बीट में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। दोस्तों ये आप लोगों का जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जिससे हार्ट के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर बढ़े, जिससे ब्लड आप लोगों के सभी अंगों तक पहुंच पाए। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में मतलब ब्लड की बात पूछी जाए तो ब्लड कितना पाया जाता है? 5.6 लीटर आप लोगों का लगभग इतना ब्लड पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात क्या है, ये आप लोगों का जो 5.6 लीटर जो ब्लड आपकी बॉडी में पाया जा रहा है, इट सर्कुलेट थ्रू दी बॉडी 3 टाइम्स एवरी मिनट। जैसे आप लोगों को पता है, देखो लंग्स से कहां पर आता है ब्लड? आपके हार्ट में आता है। हार्ट आपके ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से अलग अलग अंगों में जाता है, फिर अलग अलग अंगों से वापस हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से आप लोगों के किस में जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो ये एक बार सर्कुलेशन हो गया।
फिर ऐसे ही आप लोगों का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए 1 मिनट में आप लोगों की बॉडी से ये जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो कितनी बार होता है, 3 टाइम्स होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आंसर बताइए इसका। चलिए, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा अन्य 3 के वर्ग से संबंधित नहीं है? दोस्तों वर्ग आप लोग किसको बोलते हो, क्लास। देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उनको आप लोग उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग फाइलम यानी अलग अलग संघ में रखते हो। जैसे ऐसे एनिमल जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं उसको ऑर्थोपोडा फाइलम यानी ऑर्थोपोडा संघ में रखते हो। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे छेद पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उसको पॉरीफेरा फाइलम यानी पॉरीफेरा संघ में रखते हो, समझ गए। ऐसे एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको कॉर्डेटा फाइलम यानी कॉर्डेटा संघ में रखते हो। फिर ये जो फाइलम होता है ना, इसको आगे आप लोग 5 वर्ग, मतलब 5 नहीं, कॉर्डेटा जो आप लोगों का संघ है ना, इसको हम लोग 5 क्लास यानी 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो अलग अलग फाइलम होता है ना, उसको अलग अलग वर्गों में यानी अलग अलग क्लास में विभाजित करते हैं। तो ऑर्थोपोडा को भी आप लोग अलग अलग क्लास में विभाजित करते हो। अब ये कौन कौन सी क्लास होती है, तो ऐसे आप लोगों के ऑर्थोपोडा वाले एनिमल्स जिनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं उनको आप लोग इंसेक्टा क्लास या इंसेक्ट क्लास या कीट वर्ग में आप लोग रखोगे। समझ में आ गया। ऐसे आप लोगों के ऑर्थोपोडा वाले एनिमल जिनमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं उनको आप लोग एरिकनिडा क्लास में रखते हो। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्पाइडर यानी मकड़ी हो जाएगा, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब यहां पर आप लोग देखते हो दोस्तों, स्कॉर्पियन में पाए जाते हैं 4 जोड़ी पैर। स्पाइडर यानी किसकी बात हो रही है, मकड़ी, मकड़ी में भी 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। माइट में भी 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो इन सभी को हम लोग एक ही क्लास यानी एक ही वर्ग में रखते हैं, किसी में एरिकनिडा में। जबकि बात करें क्रैब में, केकड़े में 5 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो आप लोग इस वाले क्लास में किसको रखते हो, जिनमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो आप लोग क्रैब को तो इस वाली क्लास में नहीं रखोगे क्योंकि क्रैब में तो 5 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो ये आप लोगों का एक अलग ही क्लास से संबंधित है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चलिए ये तो बताइए क्रैब है कौन सी क्लास में आएगा, तो क्रैब को हम लोग रखेंगे क्रस्टेशिया क्लास में। कौन से वर्ग में, क्रस्टेशिया वर्ग में। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी आबंध का एक उदाहरण नहीं है। दोस्तों आप लोग कैसे पहचानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, मैंने आप लोगों को बता रखा है। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनेगा। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो सर यहां पर तो कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों को मिलेगा। लिथियम एक आपका मेटल है, फ्लोरीन आपका नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है यानी आयनिक बंध। तो ऐसा आप लोगों का कंपाउंड जिसमें आयनिक बंध पाया जाता है उसको आप लोग बोलते हो आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक। ये आप लोगों का कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों से यही पूछा जा रहा था कौन सा एक सहसंयोजी आबंध का उदाहरण नहीं है, मतलब किसमें सहसंयोजी आबंध या बंध आपको नहीं मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा, इसमें आपको आयनिक मिलेगा। यहां पर हाइड्रोजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल यहां पर भी मिल जाएगा। कार्बन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल यहां पर भी आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाएगा। दोस्तों क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए। देखिए डिस्कस करते हैं कार्बन के विभिन्न अपर रूपों में से, है ना, विभिन्न अपर रूपों में से। देखिए पहले तो आप लोग समझिए अपर रूप किसको बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कार्बन के ये 2 अपर रूप है, एक तो डायमंड और एक मान लीजिए ग्रेफाइट। तो अपर रूप का मतलब यह है ये केवल और केवल कार्बन के एटम्स ही मिलके बने हुए हैं। फिर इनका नाम अलग अलग क्यों है, एक का नाम डायमंड रख रहे हो, एक का नाम आप लोग ग्रेफाइट रख रहे हो, क्योंकि इसमें कार्बन के एटम्स का जो अरेंजमेंट है ना वो अलग अलग प्रकार से है, जिसकी वजह से इनकी विशेषताएं भी अलग अलग प्रकार से होती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कार्बन के आप लोगों को लगता है केवल 3 एलोट्रोप है। कौन कौन से? ग्रेफाइट है, फुलरीन है, डायमंड है, बट ऐसा नहीं है, और भी एलोट्रोप है। जैसे आप लोगों का दोस्तों ग्रेफीन भी होता है,
कोल भी होता है, लैंप ब्लैक भी होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर जो एलोट्रोप है कार्बन के उसको आपने दो पार्ट में क्यों बांटा है, एक तो है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक है एमोर्फस फॉर्म। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए डिफरेंस क्या होता है, जैसे क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक फिक्स होता है, जो शेप मिलती है, जैसे मैं आपको बोलूं फुलरीन में कार्बन के एटम कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि वो एक स्फेरिकल फॉर्म बनाते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे आप लोगों के एलोट्रोप जहां पर आप लोगों को एक फिक्स ज्योमेट्री शेप मिलेगी, कार्बन का अरेंजमेंट जो होगा, एटम्स का अरेंजमेंट वो एक फिक्स होगा, ऐसा नहीं बार बार अपनी शेप चेंज कर रहे हैं। और दोस्तों अगर कहीं पर शेप चेंज बार बार हो रही है, इरेगुलर शेप है, तो इस वाले आप लोग फॉर्म को बोलेंगे एमोर्फस। क्लियर है क्या? तो ये आपके एमोर्फस फॉर्म में पाए जाते हैं ये वाले एलोट्रोप, ये वाले आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आप लोगों को बोला जा रहा है कार्बन के विभिन्न अपर रूपों में से। देखो आप लोगों से बेसिकली कठोर और सॉफ्ट के बारे में पूछा जा रहा है, नरम के बारे में। देखो आप लोग जानते हो डायमंड सबसे कठोर है, ठीक है, और अगर बात करें सॉफ्ट की तो ग्रेफाइट इसमें काफी सॉफ्ट होता है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए बताइए। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है। देखिए आप लोग जानते हो मेटालिक कैरेक्टर आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब आप लोग ऊपर से नीचे जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, राइट से जब लेफ्ट में आते हो तब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो आप लोगों को देखना है, अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे? जैसे आपका हाइड्रोजन इधर पाया जाता है ना, इस हाइड्रोजन एक आपका नॉन मेटल है, धातु, इसके नीचे जितने भी पाए जा रहे हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे क्या है, मेटल है। और जैसे कि मैंने बताया ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो लिथियम से ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर सोडियम में होगा, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम में होगा, पोटेशियम से ज्यादा रूबिडियम में होगा, रूबिडियम से ज्यादा सीजियम में होगा, फ्रांसियम का तो कोई पूछा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए बात को? समझ में आ गई? अरे बताओ, बोलते नहीं हो तुम यार। चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों में होने की तुलना में महिलाओं में बहुत दुर्लभ है। मतलब फीमेल्स में चांसेस कम है इस डिजीज का होने की, और जो पुरुष होते हैं इनमें चांसेस ज्यादा है। तो क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर हो सकता है, मुझे बताइए। देखो अब ऐसा तो है नहीं जो किडनी स्टोन है वो मेल में ज्यादा होता है फीमेल में कम होता है, ऐसा नहीं, इक्वली चांसेस है आप लोगों के। मायोपिया के भी इक्वली चांसेस है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर के भी इक्वली चांसेस है। अब ये कलर ब्लाइंडनेस के इक्वली चांसेस क्यों नहीं है, समझिए मेरी बात को। देखिए दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है। क्या है? एक जेनेटिक डिजीज है, आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग आप लोग किसको बोलते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं। अब एक्चुअली में आप लोगों को पता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसका ट्रांसफर होता है, जीन्स का, है ना। इन्हीं जीन से आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के जो फेस कट है, मान लीजिए माता जी के जैसा है या पिताजी के जैसा है, तो कुल मिला के आप लोगों के पेरेंट्स से आप में कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं। तो एक्चुअली में कोई ना कोई तो चीज होगी ना जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रही है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो लेकर आ रही है उसी को आप लोग बोलते हैं जीन। अब मान लीजिए इस जीन ही डिफेक्टिव हो, इस जीन में ही कुछ गड़बड़ हो, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या आ सकती है, डिजीज आ सकती है ना। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स में कोई डिजीज थी तो वहां के जीन्स मान लीजिए कुछ खराब थे, अगर वो जीन्स आपकी बॉडी में आ गए तो हम लोगों को भी डिजीज हो जाएगी। समझ में आ गया? अब बात आती है कि कलर ब्लाइंडनेस समझ में आ गया, ये एक आपके जेनेटिक डिजीज है, बट सर लड़के में ज्यादा क्यों होता है, लड़की में कम क्यों होता है, समझो मेरी बात को। देखो आपको पता है क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई, है ना। अब एक्चुअली में कलर ब्लाइंडनेस में जो डिफेक्टिव जीन होता है वो कौन सा वाला होता है, एक्स वाला होता है ना। जैसे समझो यहां पर मेरी बात को, इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मैंने ये लिखा एक्स क्रोमोसोम, अगर मैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई डॉट लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं आप लोगों को यह दर्शाना चाह रहा हूं कि ये एक्स क्रोमोसोम में कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब दोस्तों महिलाओं में क्या होता है, 1 से 22 जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स 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 एक्स,
पुरुषों में भी एक्स 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 एक्स। 23वां जो क्रोमोसोम होता है ना, वो महिला में होता है एक्स एक्स, ठीक है, और पुरुषों में क्या होता है, एक्स वाई होता है। अगर दोस्तों पुरुषों का एक एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो खराब हो तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या पुरुष के पास में जितने भी एक्स क्रोमोसोम है वो 100% खराब है। अगर महिला के पास में एक एक्स क्रोमोसोम खराब है तो मैं इनको बोलूंगा कि अभी इनमें डिजीज नहीं है, क्योंकि सभी के सभी जितने भी एक्स क्रोमोसोम है वो खराब नहीं है, केवल एक है। इनको कलर ब्लाइंडनेस कब होगी, जब दोनों खराब हो, और हमारे पास में एक भी खराब हो, मतलब एक जो एक एक्स क्रोमोसोम है अगर वो खराब आ गया तो हम लोगों को डिजीज हो जाएगी, क्योंकि एक ही तो एक्स है, वो भी खराब हो गया तो भैया डिजीज हो जाएगी। यहां पर क्या है, दोनों खराब हो तब डिजीज होगी। तो कलर ब्लाइंडनेस के ज्यादा चांसेस किसको है, पुरुष को है, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। समझ में आ गई बात को, बताइए, अरे बताइए, समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए, एक वयस्क बिल्ली में मौजूद दांतों की कुल संख्या आप लोगों को बतानी है। देखो बात को समझिए आप लोग। अगर हम लोग बात करें एक कैट की, चलिए पहले इंसान की बात करते हैं। आप लोगों को पता है ह्यूमंस में जो बच्चे होते हैं उनमें दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और एडल्ट में बात करें, एडल्ट ह्यूमन में कितने होते हैं, 32 होते हैं। सिमिलरली एडल्ट बिल्ली की बात पूछी जा रही है, तो आप लोग मुझे दोनों चीज बताइए। एक तो एडल्ट बिल्ली में कितने होते हैं, और जो आप लोगों की चाइल्ड कैट होती है ना, मतलब जो आप लोगों की अभी छोटी बिल्ली जो होती है, बच्चे वाली बिल्ली, उसमें कितने होते हैं। देखो एक्चुअली में क्या होते हैं, जो अगर बात करें उनके पास में जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत किसको बोल रहे हैं, जैसे ह्यूमंस में बच्चों के पास मैंने बताया ना 20 दांत होते हैं, तो उनको आप लोग दूध के दांत भी बोलते हैं। तो इनमें कितने होते हैं, 26 होते हैं। जबकि एडल्ट में कितने होते हैं, एडल्ट में होते हैं 30। क्लियर है क्या। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एडल्ट में ही आप लोगों से पूछा गया था। अगर आप लोगों से मॉस्किटो में पूछे तो मॉस्किटो में आप लोग ध्यान रखेंगे कितने होते हैं, 47 होते हैं। ठीक है, चलिए आंसर बताएं आप लोग। पक्षियों में आमतौर पर आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो एक्चुअली में जैसे आप लोगों को पता है पक्षियों में आमतौर पर एक ही होता है। जैसे हमारे पास में 2 किडनी होती है, लंग्स हमारे पास में 2 होते हैं, मेल में जो टेस्टिस होती है वो 2 होती है, और फीमेल में जो ओवेरी होती है वो 2 होती है। आप लोगों को बताना है बर्ड्स में कौन सी ऐसी चीज है जो केवल एक मिलेगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो फीमेल बर्ड्स होती है उनमें जनरली एक ओवेरी आप लोगों को मिलेगी, जबकि जो फीमेल ह्यूमन होती है उनके पास में आप लोगों को 2 ओवेरी देखने को मिलेगी। दोस्तों जो मेल बर्ड होते हैं उनके पास में आपको 2 टेस्टिस मिल जाएंगे, जैसे मेल ह्यूमन में आप लोगों को मिलता है, बट ओवेरी आप लोगों को एक ही मिलेगी। तो मेल बर्ड्स हैव 2 टेस्टिस डेट प्रोड्यूस स्पर्म। ऑब्वियसली बात है, टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। एंड मोस्ट फीमेल बर्ड्स यूजुअली हैव ओनली 1 ओवेरी। इनके पास में एक ही अंडाशय होता है, और अंडाशय का काम क्या होता है, यहीं से एग बनते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर आप लोग बताएंगे। सर मुझे राष्ट्रीय पुरुष घोषित कर दो, बिकॉज आई एम सेलेक्टेड एमपी पुलिस, एनटीपीसी, सीबीटी 1, एसएससी जीडी एंड एमपी हाई कोर्ट। तो देखो ये बोल रहे हैं राष्ट्रीय पुरुष घोषित कर दो, और राष्ट्रीय पुरुष ऐसे जो कमेंट में बात कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं कमेंट, कभी दूसरे चैनल पे जाके कर रहे हैं। तो भैया हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब आपने 3 एग्जाम निकाल लिए, इसका मतलब ये थोड़ी है आप ही ने मेहनत करी है, ये बाकी बच्चे जो मेहनत नहीं कर रहे ये भी कर रहे हैं। हो सकता है इनका सिलेक्शन आज नहीं 6 महीने बाद हो। और आपने जो एग्जाम निकाले हैं, आपसे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम निकाल रखे हैं। ठीक है, तो आपका भी नंबर दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं है। जैसे बहुत लोगों ने भैया RS, IAS, नीट, पता नहीं क्या किया एक साथ। इवन जो अनअकैडमी के को फाउंडर है रोमन सैनी सर, आपको पता है उन्होंने दिल्ली एम से MBBS करा, इसके बाद में IAS फोड़ा, फिर IAS को भी छोड़ के अनअकैडमी चालू कर दी। तो भैया बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति में प्रतिबिंब कहाँ बनती है। देखो सिंपली बात क्या है, ये आप लोगों की ह्यूमन आई है,
यहां पर एक लेंस होता है जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। दोस्तों जो भी प्रकाश की किरणें आती है आप लोगों के लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस उन्हें क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है। कन्वर्ट्स करके कहां पर मिलाता है, रेटिना पर मिलाता है। ये एक मैंने वो वाली तस्वीर बनाई है जिसकी आंख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लीजिए किसी के आंख में प्रॉब्लम है ना, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया जिसको आप लोग हिंदी में दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं, उसमें क्या होती है, जो इमेज होती है ना वो पीछे बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, जबकि मायोपिया में रेटिना से पहले बनती है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है? चलिए आंसर आप लोग बताएं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बताओ, एक कण की गतिज ऊर्जा तथा संवेग का गणितीय मान बराबर है तो कण का वेग क्या होगा? देखो दोस्तों एक छोटी सी बात समझिए, कोई भी m मास की कोई बॉडी है, अगर इसके पास में गतिज ऊर्जा है तो ऑब्वियसली बात है गति कर रहा है, और गति कर रहा है तो इसके पास में कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। तो अगर m मास की बॉडी v वेलोसिटी से अगर मोशन कर रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अगर मैं आपसे पूछूं संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग का सूत्र होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुना वेग। इन दोनों को आप लोग बराबर कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि इन्होंने बोला जा रहा है दोनों का मान बराबर है। तो आप लोग क्या करिए, m से इस m को काटिए, इस v से एक v को काटिए, तो ये 2 आपका इधर चल जाएगा, v का मान कितना हो जाएगा, 2। और वेलोसिटी का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए बात को? क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर आप लोग बताए इसका। भैया धमाधम फोड़ रहे हो आज तो तुम सारे। देखिए एक कॉलम में आप लोगों को कुछ दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में आप लोगों को कुछ दिया हुआ है। सिंपली आप लोगों को मैच करना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। तपस मोनी जी बोल रहे हैं सिमरन यू आर ऑसम। यस सिमरन ऑसम है और सभी बच्चे ऑसम है क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं। बट तपस जी यू आर नॉट ऑसम, तो तुम भी ऑसम बनो। मुझे तो पता है बाकी सब बच्चे ऑसम है क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं। तुम इधर दूसरे को बता रहे हो भाई तेरे को पता है तू ऑसम है, भाई भाई तेरे को पता है तू ऑसम है क्योंकि तू पढ़ाई कर रहा है। फिर वो दूसरा वो लगा भाई तेरे को पता है तू क्या है। भैया पढ़ाई कर लो, कुछ भी नहीं है। सिमरन यू आर ऑसम नहीं पटेगी, सिमरन आ जाओ। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। आप लोग सिंपल से बताओ, जो बाइल होता है, जो पित्त होता है, पित्त रस होता है, कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है। तो यार सी को तो आर से कनेक्ट कर दूं, तो सी को अगर आप लोगों को आर से कनेक्ट करना है तो यार एक ही ऑप्शन बचा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कहां से होता है, स्टमक से होता है। दोस्तों ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये आप लोगों के कहां से बनते हैं, पैनक्रियाज से बनते हैं। एक एमाइलेज आपको पता है आपके सलाइवा में भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सलेवरी एमाइलेज, और इस एंजाइम का दूसरा नाम टाइलिन भी है। तो इस वाले को आप लोग माउथ से कनेक्ट कर दो, क्योंकि अगर आपने इसको इससे कनेक्ट करा तो फिर इसको किससे करोगे, इसलिए इसको करो इससे, इसको करो इससे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए क्यू से हो गया, बी आपका एस से, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। चलिए आंसर बताइए। आप लोगों से बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज में पारा होता है, यानी मरकरी पाया जाता है। आप लोगों को यह बताना है। 4 आप लोगों को क्या दिए हुए हैं, यहां पर मिनरल्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है सीनेबार, एक दिया हुआ है कॉर्डेराइट, एक दिया हुआ है लिविंग स्टोनाइट। देखो मिनरल आप लोग किसको बोलते हैं, जितने भी आप लोगों के मेटल्स होते हैं ना, वो कभी भी आप लोगों को फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। जैसे बात करें एल्यूमिनियम की, ऐसा नहीं है अर्थ के क्रस्ट में एल्यूमिनियम आप लोगों को बिल्कुल फ्री स्टेट में मिल जाएगा। वो किसी ना किसी और फॉर्म में मिलेगा। जैसे एल्यूमिनियम या तो आप लोगों को Al2O3 फॉर्म में मिलेगा। जैसे कैल्शियम की बात करें, या तो कैल्शियम ऑक्साइड स्टेट में मिलेगा, या कैल्शियम कार्बोनेट स्टेट में मिलेगा, या इस स्टेट में मिलेगा। तो कैल्शियम किसी और के साथ में कंपाउंड में पाया जाएगा। इनको आप लोग बोलते हैं मिनरल यानी खनिज। इसको मैं कैल्शियम का मिनरल बोलूंगा क्योंकि कैल्शियम पाया जा रहा है। इसको भी कैल्शियम का, इसको भी कैल्शियम का। समझ में आ गई? तो इनमें से कौन सा मिनरल है आप लोगों को मरकरी, जिसमें मरकरी मिलेगा। दोस्तों सीनेबार तो आप लोगों को पता है, इसका फॉर्मूला होता है HgS। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। तो देखो इसमें तो मरकरी पाया जा रहा है। क्लियर है क्या? तो इस वाले ऑप्शन को तो आप लोग ऐसे की ऐसे हटा दो।
बात करते हैं दोस्तों कॉर्डेराइट और लिविंगस्टोनाइट, इनमें भी मरकरी पाया जाता है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये रहा आप लोगों का कॉर्डेराइट, कुछ इस प्रकार का आप लोगों को नजर आएगा। तो इसका जब आप लोग फॉर्मूला देखोगे, देखो यहां पर मरकरी आप लोगों को सल्फर और क्लोरीन के साथ में मिलता है, तो यहां पर भी आप लोगों को मरकरी मिल रहा है। एक आप लोगों को दोस्तों लिविंगस्टोनाइट भी पूछा था, तो लिविंगस्टोनाइट में भी देखोगे, इस मिनरल में भी देखो ये एंटीमनी सल्फर इनके साथ में मिलता है, तो ये इसमें मरकरी पाया जा रहा है ना, पाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों में ही आप लोगों को मरकरी मिलेगा। समझ गए बात को? कंप्यूटर जी ऑल पे टिक लगाया जाए, बिल्कुल लगा दिया है आपके कहने पर। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताइए आप लोग। आंसर बताइए। देखो आप लोगों को से बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठंडा करने पर फैलता है। देखो जनरली क्या होता है, किसी भी चीज को आप लोग गर्म करोगे तब वो एक्सपेंड होगा, ठंडा करोगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। बट यहां पर कोई आप लोगों का एक इनमें से एक ऐसा सेलेक्ट करना है, ठंडा करने पर जनरली जो भी जितने भी पदार्थ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट ये फैल रहा है। तो ये वाली विशेषता किसमें पाई जाती है? सिलिकॉन में और जर्मेनियम में। इसका कारण क्या होता है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, या आप लोग हिंदी में बोल सकते हो तापीय प्रसार गुणांक, उनका मान नेगेटिव में होता है। नेगेटिव का मतलब क्या है, जनरली सभी फैल रहे हैं, ये इसमें सब उल्टा होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन जर्मेनियम 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, आंसर बताइए। इनमें से कौन सी प्रजाति आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो का मतलब क्या है? एक समान। मतलब आप लोगों को बताना है क्या इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, या इसमें और इसमें समान है, या इसमें और इसमें समान है, या इसमें और इसमें समान है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। अब छोटी सी बात देखो, एल्यूमिनियम और बोरोन कहां पर कर रहे हो यार? बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, बोरोन का 5 है, एल्यूमिनियम का 13 है। पहले तो यार पास वाले ऑप्शन तो लो एटलीस्ट। मैग्नीशियम कॉपर कितना दूर दूर ले रहे हो यार, मैग्नीशियम का है 12, कॉपर का कितना ज्यादा होता है, तो थोड़े पहले पास पास लो। देखो सोडियम का 11 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। हाँ पहले इस पे ट्राई करते हैं। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर आपको बताता है प्रोटॉन की संख्या, यानी सोडियम के एटम में प्रोटॉन कितने हैं? 11। दोस्तों जब कोई चार्ज नहीं होता ना, ऊपर आवेश नहीं होता, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होता है, यानी प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन कितने? 11। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो Na+ में इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? पहले 11 थे, अब 10 हो जाएंगे। समझ में आ गया? बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी परमाणु क्रमांक कितना है? 13, यानी प्रोटॉन की संख्या 13। जब कोई चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन 13 तो इलेक्ट्रॉन 13। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, 1 करता है तो 1 आएगा, 2 करेगा तो 2 आएगा। मान लेते इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो कितने नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे? 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पहले 13 थे, अब कितने हो जाएंगे? 14। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है क्या? नहीं है। चलिए यहां पर बात करते हैं Na+ में आपने बता दिया 10 है, F- में सेलेक्ट करो। देखो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, यानी प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 9। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो F- बन जाएगा। तो पहले 9 थे, अगर इसने ग्रहण कर लिया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया? सर नरेंद्र ओझा जी बोल रहे हैं, सर आपकी वजह से आई एम सेलेक्टेड MP पुलिस, CBT 1, SSC GD MP हाईकोर्ट लो। अब ठीक है ना? नहीं, मैंने कब बोला कि जब मेरी वजह से सेलेक्ट हो गए तब। ये मेरा कोई भी योगदान नहीं है किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में। मैं आप लोगों को हमेशा बोल रहा हूं, सिलेक्शन हो रहा है वो आपकी मेहनत से हो रहा है, नहीं हो रहा वो भी आपकी वजह से। मैं सिंपली सबको सेम कंटेंट दे रहा हूं, मैं अपना 100% दे रहा हूं, बट अगर सिलेक्शन हो रहा है तो इसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल है, आपकी मेहनत है, मेरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। डैश एक मैरोक्राइन ग्रंथि है, बताइए। देखो ग्लैंड आप लोग किसको बोलते हो? सर जिससे कुछ ना कुछ निकलता है, या तो कुछ जूस निकले या फिर सर कुछ हॉर्मोन्स निकले। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी ग्लैंड मैरोक्राइन ग्लैंड है। अब सर ये मैरोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं समझाइए। देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं, आपको पता है जो लीवर है आप लोगों का,
ये मान लो ये आपका लीवर है, लीवर से क्या निकल रहा है, बाइल जूस निकल रहा है, पित्रस निकल रहा है, तो लीवर को एक ग्लैंड बोलोगे क्या? बिल्कुल बोलोगे। अब दोस्तों लीवर जो है वो क्या बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है क्या? कोई सा भी अंग होता है ना वो बहुत सारी सेल यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कि मान लेते हैं बेसिकली लीवर से जो बाइल जूस निकल रहा है, पित्रस निकल रहा है, कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं क्या वो इसकी कोशिकाओं से निकल रहा है। भाई चिन्नू साइज से निकला, चिन्नू साइज से, चिन्नू साइज से, चिन्नू साइज से, चिन्नू साइज से, समझ गए क्या? तो अगर सीक्रेशन के दौरान यानी जो भी चीज निकल रही है किसी भी ग्लैंड से कोई भी चीज अगर निकल रही है तो अगर कोशिका का कोई भी भाग, नो पार्ट ऑफ द सेल इज लॉस्ट विद द सीक्रेशन, अगर किसी से कोई चीज निकल रही है किन्हीं कोशिकाओं से, तो अगर कोशिका का कोई भी पार्ट उससे निकलने वाली चीज के साथ बह के नहीं जा रहा है तो ऐसी वाली ग्लैंड को आप लोग बोलेंगे मैरोक्लाइन ग्लैंड। इसका एग्जांपल है सैलिवरी ग्लैंड। जो हमारे लार ग्रंथियां पाई जाती है तब जब इनसे लार निकलता है ना, तो ऐसा नहीं है, सैलिवरी ग्लैंड की सेल्स का भी कुछ पार्ट इससे निकल रहा है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का मैरोक्राइनी पूछा गया था, आई थिंक पूछा गया था ना मैरोक्राइनी, तो सैलिवरी ग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के बारे में बताता हूं, एपोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हो? अगर उस कोशिका से जो सीक्रेशन हो रहा है उसके साथ में अगर सेल का टॉप पार्ट भी निकल जाए ना तो ऐसे को बोलते हो एपोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हो? अगर सेल से कुछ चीज निकल रही है इसमें कोशिका का पूरा भाग निकल जाए ना तो उसको आप लोग बोलते हो होलोक्राइन। दोस्तों दोनों समझ में आ गए आप लोगों को? ठीक है, चलिए उपयोग और अनुपयोग की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई? देखो सिंपल सी बात समझो, आप लोगों से बोला जा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज किसने दिया? देखो एक्चुअली में चार्ल्स डार्विन साहब ने क्या बताया कि जिस ऑर्गन्स का ज्यादा यूज होता है तो वो क्या हो, उनमें डेवलपमेंट ज्यादा होता है, और जिन ऑर्गन्स का आप लोग यूज ही नहीं कर रहे उनका दोस्तों धीरे धीरे वो आप लोग के विलुप्त होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का ये लेफ्ट हैंड है, सरकार का नियम आ गया पूरे वर्ल्ड में कि कोई भी अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं करेगा, इसको सब बांध लो, है ना, बांध लिया। अब आपको राइट हैंड से सारे काम करने हैं भैया, आप बाइक चला रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, खाना वगैरह पका रहे हो, तो अब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो बच्चे आएंगे ना उनका लेफ्ट हैंड जो होगा ना वो ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। फिर तीसरी चौथी पांचवी फिर भैया मिलियंस ऑफ जनरेशन के बाद में ऐसा होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड होगा ना बच्चों के उग के ही नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसको बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज। देखो यहां पर आप लोग देखो, छोटी सी बात आप लोग समझो, जैसे मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि यहां पर आप लोगों के क्या है, कोई जंगल है जहां पर पेड़ क्या है, ज्यादा हाइट के हैं, तो यहां पर आप लोगों के जो जिराफ होंगे वो अपनी गर्दन को क्या करेंगे, लंबी करेंगे, मतलब ऐसे ऊपर उठ के खाने की कोशिश करेंगे, तो अगली जनरेशन में जो आएंगे ना उनकी गर्दन क्या होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। समझ गए बात को? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अरे क्या कर रहा हूं मैं यार, लेमार्क ने दिया करेक्ट, आज क्या हो रहा है मेरे को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, थ्योरी ऑफ इल्यूशन दी थी इन्होंने, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज दिया था ये लेमार्क ने दिया था। तो सिंपली आप लोग भी अगर आप ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो भी धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती जाएगी, तो आप भी ध्यान रखिए इन चीज का। चलिए आंसर बताइए। पंकज सारोजी, सर जी आपकी वजह से यूपीएससी में हुआ, हाँ तभी तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तुम, पढ़ ले बेटा। पंकज जी कुछ ही नहीं है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है किंगडम प्रोटिस्टा मुख्य रूप से किस जीवों से बना होता है? देखिए आप लोगों को पता है जितने भी जीव होते हैं इनको आप लोग उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग किंगडम में रखते हो। जैसे किसी को मोनेरा किंगडम में रखोगे, किसी को प्रोटिस्टा किंगडम में, किसी को फंजाई किंगडम यानी कवक जगत में, किसी को प्लांटाई किंगडम यानी पादप जगत में, किसी को एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत में। दोस्तों मोनेरा किंगडम में किसको रखोगे? ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है और जो यूनिसेलुलर हो। तो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर या सिंगल सेल वालों को आप लोग किस में रखोगे? मोनेरा किंगडम में रखोगे। प्रोटिस्टा किंगडम में किनको रखोगे? ऐसे जीव जो यूनिसेलुलर हो, मतलब उनकी बॉडी में केवल एक कोशिका पाई जाए और कोशिका का प्रकार कौन सा हो? यूकैरियोटिक। तो आप लोग यूकैरियोटिक एंड सिंगल सेल वाले को प्रोटिस्टा में रखोगे। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए बात को? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
भोजन के पाचन की शुरुआत मानव में आहार नली के किस भाग में होती है? आहार नाल आप लोग किसको बोलते हो? आप लोग भोजन जब करोगे सबसे पहले माउथ में रखोगे, तो भोजन जहां जहां से ट्रेवल करता है ना, उसको आप लोग बोलते हो एलिमेंट्री कैनाल। तो पहले माउथ में, फिर इसोफेगस में, फिर आपके पेट में, फिर छोटी आंत में, फिर आपकी बड़ी आंत में। तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी क्या है? आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। तो दोस्तों भोजन का पाचन सबसे पहले कहां पर होता है? माउथ में होता है। दोनों प्रकार का डाइजेशन दो प्रकार का होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल किसको बोलते हो? जहां पर आप लोग डाइजेशन के लिए कुछ फोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब आप लोग चबाते हो तो टीथ से आपके कुछ फोर्स लग रहा है ना, तो मैकेनिकल डाइजेशन कहां पर हो रहा है? माउथ में स्टार्ट हो रहा है। बात करें केमिकल डाइजेशन का मतलब है आप लोग कुछ एंजाइम्स की मदद से भोजन का पाचन करा रहे हो। तो आपके सलाइवा में जो टैलिन पाया जाता है, वो भी तो भोजन का पाचन यहीं पर करा देगा, माउथ में। तो सबसे पहले आप लोग के भोजन का जो पाचन स्टार्ट होता है वो कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ में होता है। ऑप्शन नंबर डी। भैया आज मेरे को लग रहा है पता नहीं क्या क्या कर रहा हूं मैं, एक ही जगह सी कर रहा हूं। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या सोच के लगा रहा हूं मैं? एक्सप्लेन कर रहा हूं माउथ का और बोल रहा हूं स्मॉल। भैया ये बोल देता, अब मैं तो सीधे ही। तो देखो तुम सबने मेरा दिमाग खराब कर रखा, अब देख लो तुम। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध कौन बताएगा? विकर्ण संबंध कौन दर्शाएगा? 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। चलिए दोस्तों कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या आना चाहिए? पीरियोडिक टेबल में इन तत्वों की लोकेशन बता दो आप। तो जैसे ही आप लोग लोकेशन ड्रॉ कर लोगे, आप लोगों को सारी चीज अपने आप आसान हो जाएगी। जैसे देखो हाइड्रोजन आप लोगों का यहां पर होता है, हीलियम यहां पर होता है, लिथियम यहां पर होता है, बेरिलियम यहां पर होता है। बेरिलियम के जस्ट नीचे होता है मैग्नीशियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर? हली ना की रब से फरियाद। और बताओ कैल्शियम आप लोगों का आ गया, ठीक है। इधर आएगा आप लोगों का बोरोन, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरोन के जस्ट आगे कार्बन है ना, कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन, यहां पर आपका जर्मेनियम, यहां पर आएगा आपका लेड। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब इससे ज्यादा थोड़ी बताऊं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम में क्या डायगोनल रिलेशनशिप है क्या? नहीं है सर, देखो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। चलिए ठीक है। बात करते हैं बोरोन में और एल्यूमिनियम में है क्या? नहीं सर, ये तो वर्टिकल रिलेशन है, तो ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। क्लियर है? बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, देखो लिथियम और मैग्नीशियम। क्या लिथियम और मैग्नीशियम में आप लोगों को डायगोनल रिलेशनशिप मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को ऑप्शन में जो कैल्शियम और जिंक दे रखा था ना, ये रहा कैल्शियम, ये रहा जिंक, इनके बीच में भी हॉरिजॉन्टल रिलेशन होगा, डायगोनल रिलेशनशिप आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बताइए, पृथ्वी पर सरल लोलक आवर्तकाल टी है तो चंद्रमा पर क्या होगा? बताइए, आंसर बताइए। और दोस्तों सेशन को लाइक करते रहो यार, ऐसे कंजूसी क्यों करते हो आप? हैं कंजूसी क्यों करते हो? चलिए ये बात करते हैं दोस्तों, कोई सिंपल पेंडुलम है ना, कुछ ऐसा होता है। तो जब आप लोग इसको छोड़ोगे तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, तो इधर जाके इधर आने में जो समय लगता है इसी को आप लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, और हिंदी में आप लोग बोलते हैं आवर्तकाल। समझ में आ गया? तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, जहां पर एल क्या है? ये लंबाई है, जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण है। आप लोगों को पता है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, ठीक है। तो कितना होगा? तो मून पर मैं टाइम पीरियड निकाल रहा हूं, मून पर। तो ये सेम पेंडुलम को जब आप लोग मून पे लेके जाओगे दोस्तों, 2 की वैल्यू तो सेम रहेगी, पाई भी सेम रहेगा, पेंडुलम की जो लंबाई है वो भी वही रहेगी। बट जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर क्या हो जाता है? इसका बट्टे 6 हो जाता है। क्या हो जाता है? बट्टे 6 हो जाता है। क्लियर है? समझ गए? अब मैं इसको कैसे कर सकता हूं? इसको यहां से हटा के ऊपर लिख दो √6, इसको यहां से हटा दो, तो ये तो क्या हो जाएगा? ये वाला तो क्या था? पृथ्वी पर आवर्तकाल, और अंडर √6 से मल्टीप्लाई होके जो आएगा वो आपका आ जाएगा मून पर। तो अगर आपने पृथ्वी पर टी माना है तो इससे अंडर √6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चंद्रमा पर आ जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा, बी होगा ना।
समझ में आ गई बात को? क्लियर? चले आगे। चलिए आंसर आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। बी होगा, बी नॉट सी। निम्नलिखित में से किस तत्व के K कक्ष में 2 और M कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बताइए। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो, किसी भी एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा का दूसरा नाम क्या है? K कोश। इसका L, इसका M, चौथे का N, ऐसे है ना। तो K कक्ष में कितने हैं? 2 है। M में कितने हैं? 2 है। यानी पहली और तीसरी में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलिए बात करते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, यानी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 4 है। पहली कक्षा में 2, अगली कक्षा में 2। यानी इसके K कोश में तो 2 है, L में 2 है, M में 1 भी नहीं है। ये आप लोगों का सही नहीं होगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, यानी इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1, यानी K में तो 2 हो जाएंगे, लेकिन L में कितने? 1 है। M में तो कुछ है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। बोरोन की अगर हम लोग बात करें 2,3, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो बोरोन के पहली कक्षा K में 2, L में 3, M में कुछ नहीं, ये भी आपका हट जाएगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो 15 में मैग्नीशियम का 12 है ना, तो 12 में से 10 को तो बिठा दिया, बच्चे कितने? 2 को अगले में ले जाओ। तो K कक्षा में 2, L में कितने? L में 8, M में कितने? M में 2। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए बात को? जल्दी से बताइए। चले आगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अगर आप लोगों को लवणता निकालनी है तो लवणता कैसे निकालते हैं? देखिए, लवणता आप लोगों को क्या बताता है? सिंपल सी बात, लवणता आप लोगों को बताता है कि किसी पानी में नमक की मात्रा कितनी है, सॉल्ट की मात्रा कितनी है। तो कितने पानी में आप लोग निकालते हो? 1000 ग्राम पानी, यानी 1 किलोग्राम पानी में जो सॉल्ट की मात्रा होती है, इसी को आप लोग बोलते हो लवणता। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आंसर बताइए। डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? देखो, एक्चुअली में अयस्क क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई आप लोगों का मेटल पाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है डोलोमाइट में कौन सा मेटल पाया जाएगा। तो दोस्तों, डोलोमाइट में पाया जाता है कैल्शियम। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना। जो डोलोमाइट होता है ना, इसका फॉर्मूला देखो, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कैल्शियम दिख रहा है, मैग्नीशियम भी आपको मिल रहा है। तो इससे आप लोग कौन सा आप लोग निकाल सकते हो? कैल्शियम और मैग्नीशियम आप लोग निकाल सकते हो। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कैल्शियम आप लोगों के, कैल्शियम के और अयस्क का नाम क्या क्या है? कैल्शियम आपको डोलोमाइट से मिल जाएगा, और आप लोगों को किससे मिल जाएगा? जिप्सम से मिल जाएगा, और आप लोगों को किससे मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट से मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, जिसको आप लोग लाइमस्टोन भी बोलते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कल 9:30 बजे कराऊंगा, और शाम को 4 बजे भी अपनी क्लास होती है, आप लोगों को पता है ना। शाम को 4 बजे मैं आप लोगों को पूरी की पूरी 206 हड्डियां बताऊंगा, कौन कौन सी हड्डियां कहां पर होती है। दोस्तों, आप लोग मेरे साइंस के फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हो, जहां पर डिटेल में मैं तीनों आप लोगों को चीजें पढ़ा रहा हूं। साथ में आप लोगों को जो बूस्टर कोर्स मेरा हुआ था वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। बूस्टर कोर्स मेरा शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसके माध्यम से आप लोग सारे कॉन्सेप्ट, सारे आप लोगों का एक ही बार में कवर हो जाएंगे। सिंपली आप लोगों को रेलवे एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लिखना है। अभी मैं रेलवे क्यों लिख रहा हूं यहाँ पर? एसएससी और रेलवे कैटेगरी मर्ज हो जाएगी, वैसे तो मर्ज हो चुकी है, लेकिन 4 तारीख को आपको देखने को मिलेगी है। अभी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो अभी मैं आपको रेलवे एग्जाम की सब्सक्रिप्शन के लिए बोलूंगा। 12 महीने का 333 रुपये प्रति महीना है। कोड जब यूज करेंगे NJ20, ये आप लोगों को 300 रुपये प्रति महीना मिल जाएगा। 4 तारीख से रेलवे और एसएससी कैटेगरी आप लोग की मर्ज हो रही है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे दोस्तों हम लोग 2 बजे प्लस क्लास में और 4 बजे यूट्यूब।